गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियां आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम थोड़ा ठीक ठाक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो स्टेटमेंट के सवाल आजकल आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विंसर ईयरबुक एपिसोड नंबर 6 में। सबसे पहले पॉलिसी है इंटर्नशिप पॉलिसी। क्या है इंटर्नशिप नीति? तो दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंटर्नशिप नीति का लाभ उन नौजवानों को मिलेगा जिन्होंने 12वीं और स्नातक पास किया हो, और उनके योग्यता के आधार पर उनका चयन होगा। और चयनित छात्रों को सरकार अपनी जो विकास परक जो नीति है उनमें सर्वेक्षण, विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने में इन छात्रों का सहयोग लेगी। और प्रत्येक विभाग 1 वर्ष के दौरान अधिकतम 4 इंटर लगा सकेंगे। यानी प्रत्येक विभाग 1 वर्ष के दौरान अधिकतम 4 इंटर लगा सकेंगे, जहां पर चयनित छात्र अपनी सेवाएं देंगे और सरकार उन्हें इसके बदले प्रतिमाह 5,000 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये तक का मानदेय देने वाली है। ठीक। और इंटर्नशिप नीति है साल 2024 की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है युवा पेशेवर नीति। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो नौजवान हैं उनके लिए यह नीति है। खास करके यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक। युवा पेशेवर को विभागीय कार्यों एवं नीतियों, साथ में संस्कृति का व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के लिए यह नीति लाई गई है। विभागीय नीतियों और परियोजनाओं को तैयार करने में युवा पेशेवर या युवा पेशेवरों का क्या लिया जाएगा? सहयोग लिया जाएगा। इस नीति के तहत दोस्तों, जिसमें 20 से 30 वर्ष की आयु के योग्य और जिन्होंने स्नातक किया हो, उन युवाओं को इस युवा पेशेवर नीति में अवसर मिलने वाली है। विशेष कार्य के क्षेत्र में जो युवा क्या रखते हो, अनुभवी रखते हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके एवज में सरकार हर माह उन्हें 15,000 रुपये का मानदेय देने पर विचार भी कर रही है। ठीक है, ये था युवा पेशेवर नीति। अब यहाँ से किस तरह के सवाल पूछा जा सकता है, किस तरह का सवाल बन सकता है? सबसे पहले पूछा जाएगा युवा पेशेवर नीति जो उत्तराखंड सरकार की जो नीति है, वहाँ पे कितने आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया गया है? 20 से 30 वर्ष। सरकार इन्हें हर महीने कितना मानदेय देने पर विचार कर रही है? 15,000 रुपये। क्या दोनों स्टेटमेंट सत्य है? तो आप कहेंगे यस। नेक्स्ट है ऊर्जा नीति। तो जो ऊर्जा नीति, न्यू ऊर्जा नीति है, वो है 2023 की। ठीक है, ये वाली है 2023 की। तो संशोधित ऊर्जा नीति को रोजगार सृजन के साथ ही इसे पलायन रोकने के प्रयासों से भी जोड़ा गया है, क्योंकि आज उत्तराखंड से काफ़ी सारे नौजवान पलायन कर रहे हैं। साथ ही यह भी तय किया गया है कि दोस्तों 5 मेगावाट तक के जो संयंत्र लगाए जाएंगे उन्हें सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही लगाने का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा इस ऊर्जा नीति के माध्यम से। पहले क्या था कि सभी प्रकार की जो पंजीकृत कंपनियां होंगे उन्हें और साथ में फर्म और संस्थाओं को भी इस श्रेणी के संयंत्र लगाने का अधिकार था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई नीति के तहत संयंत्र लगाने वाले उद्यमियों को दोस्तों उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का भरपूर लाभ भी मिलेगा। मैं जब नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा तो वहाँ पे उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 पे चर्चा करूँगा, क्योंकि MSME से भी सवाल पूछा जाता है। तो
नेक्स्ट जो नीति है स्टेट गवर्नमेंट की वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नीति में क्या है इसको देखेंगे। इसमें राज्य के समस्त एपीएल परिवारों को सरकार नकद रहित स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का उद्देश्य बना रही है या बनाई गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों साथ में इसी पॉलिसी में ये भी ऐड ऑन है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पे चिकित्सक नहीं है आज दूर दराज में, वहाँ पे जो डॉक्टर अभी नियुक्त होंगे तो सेवाकाल के प्रथम 2 वर्ष अगर वो पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करते हैं या करने की बाध्यता का निर्णय लेते हैं, वैसे इस नीति में तो निर्णय लिया गया है 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्वेच्छा से पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सकों को विशेष मानदेय का प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति के माध्यम से। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत समस्त पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से मासिक आय सीमा में 1,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है चिकित्सकों के लिए। अगर वो जब वो नियुक्ति हो जाते हैं प्रथम 2 वर्ष वो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करते हैं सेवा देते हैं तो ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोस्तों जब आप बड़े एग्जाम में बैठते हो तो सीधे सीधे सवाल इस तरीके से पूछा जाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति राज्य की जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए करके, ठीक है। वन नीति महत्वपूर्ण है। वन नीति तो वन नीति वन संरक्षण से लोगों को जोड़ना, मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान हुई जो जानमाल की क्षति हेतु अनुग्रह राशि में वृद्धि किया गया है। मानव क्षति के मामले में दोस्तों अनुग्रह राशि पहले 1,00,000 रुपये थी, अब बढ़ा करके स्टेट गवर्नमेंट ने 3,00,000 रुपये तक कर दी गई। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो उत्तराखंड सरकार की वन नीति है उसमें मानव की क्षति के मामले में जो मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान जो राशि पहले 1,00,000 रुपये थी वो बढ़ा करके कितनी की गई है 3,00,000 रुपये की गई है। अब जंगली जानवरों के हमले में मृत व्यक्ति के स्वजन को 6,00,000 रुपये मुआवजा का प्रावधान भी किया गया है इस वन नीति में। यह प्रावधान 2024 के बाद लागू हो गए हैं, ठीक है। यानी 2025 में ये पूरी तरह से लागू हो गया है कि अगर जंगली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो स्वजन यानी उनके परिजनों को 6,00,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों युवा नीति। तो सबसे पहले सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य युवा नीति कब की है, तो आप कहेंगे राज्य सरकार की युवा नीति 2011 की है। इस नीति में बच्चों को 2 आयु वर्ग में बांटा गया है। कितने आयु वर्ग में बांटे गए हैं 2, जिसमें एक वर्ग 6 से 14 वर्ष है तो दूसरा वर्ग जो है वो 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए है, ठीक। और जो एक दूसरा वर्ग है वो 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को अलग वर्ग में रखा गया है। इस नीति में दोनों वर्गों के सर्वांगीण विकास का खाका खींचा गया है कि किस तरीके से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के विकास की रूपरेखा तय की जाएगी। आखिर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनका जो विकास है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है जिससे वे स्वयं के साथ ही देश के विकास में भविष्य में सहभागी बन सके। इसी तरह दूसरे आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही देश के विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने का विचार भी कर रही है। इस नीति के माध्यम से युवाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सेवा योजन
एवं प्रशिक्षण शिक्षा, खेल एवं स्वास्थ्य आदि विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है दोस्तों। तो ये जो है ये युवा नीति 2011 की है। नेक्स्ट है सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति। देखेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति जो उत्तराखंड सरकार की है वो 2016 की है। तो इस नीति में किन किन चीज़ों का उल्लेख है? इस नीति के तहत संपूर्ण राज्य को सूचना एवं प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना के माध्यम से डिजिटल और नेटवर्क आधारित समाज बनाना है। यानी जो सूचना और प्रौद्योगिकी नीति है इसके माध्यम से सरकार समस्त जिलों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम कर रही है ताकि सभी वर्गों तक सूचना का प्रवाह सुनिश्चित हो। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं को विस्तारित कर रही है। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन भी किया जा रहा है या किया जाना है। ठीक है, अब आए दिन देखते होंगे आप कि आज सब जगह डिजिटल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण। तो जब आप लोअर पीसीएस में बैठेंगे ना मेंस में, तो सीधे सीधे सवाल इस तरीके से बनेगा। देखो, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो विस्तृत चर्चा करिए। 200 शब्दों में, 250 शब्दों में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इस पे आप लिख सकते हैं। तो बजट सत्र दोस्तों 2008 को पंचायती राज विधेयक संशोधन के तहत इसमें 3 विधेयक पारित हुए। 2 अन्य जो विधेयक थे वो नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधित से संबंधित थे। ठीक है, पंचायती राज संशोधन विधेयक में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है 2008 के माध्यम से। पंचायतों में पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था तो थी, लेकिन अब राज्य में अब आधी से अधिक पंचायतों सीटों पर महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है, क्योंकि अब महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों। नगर निगम नगर पालिका अधिनियम संशोधित विधेयक तत्कालीन संसदीय जो कार्य मंत्री हुआ करते थे प्रकाश पंत ने पेश किया था। तो यहाँ से सवाल पक्का बनेगा कभी ना कभी। इसमें पालिकाओं और नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जो पॉलिसी है या बोर्ड कह सकते हो, उत्तराखंड वन्य जीव बोर्ड। ठीक, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट सीधे बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब की है। आप कहेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की है। इस 1972 की धारा 6 में वन्य जीव प्रबंधन के साथ जनमानस की आकांक्षाओं एवं अभिरुचि को जोड़ने के उद्देश्य से साथ में जनता को शक्ति संपन्न बनाने हेतु राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया धारा 6 के माध्यम से। ठीक है, 1972 की धारा 6 के माध्यम से। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे याद क्या रखना है, इस बोर्ड का जो अध्यक्ष है या इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है समेकित बाल सुरक्षा योजना। समेकित बाल सुरक्षा योजना जो है वो है 2009 और 2010 की। तो और एक है समेकित, जो सवाल पूछा जाएगा वो है एकीकृत बाल योजना, वो 1975 की है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा है ये, जो भारत सरकार की है ये। ठीक है, ये पॉलिसी किसकी है, भारत सरकार की। भारत सरकार द्वारा समेकित बाल सुरक्षा योजना को उत्तराखंड सरकार ने भी लागू कर दिया है। योजना के प्रथम चरण में समेकित
बाल सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, राज्य के जनपदों में इसके लिए पदों के सृजन के साथ नियुक्त प्रक्रिया भी चलाई जा रही है। ठीक, और इस योजना के तहत सभी जनपदों में बाल सुरक्षा योजना देखभाल से वंचित बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन किया गया है। किस कमेटी का गठन किया गया है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन भी किया गया है। बाल सुरक्षा के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गठित किए गए, महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बाल सुरक्षा के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गठित किए गए हैं। सभी विभागों में बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में बच्चों की सहभागिता लेना इस योजना की खासियत है और उच्च गुणवत्ता युक्त सेवा और ढांचागत विकास इसमें जरूरी किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए क्या हो जाता है महत्वपूर्ण? बाल सुरक्षा के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गठित किया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो समेकित बाल सुरक्षा योजना 2009-2010 की है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य फिल्म नीति 2015 की, महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 लागू की गई है और इस नीति के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखने, नए शूटिंग स्थलों को सुनियोजित करके उन्हें विकास करते हुए राज्य फिल्म निर्माण में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना। जैसे कोई महत्वपूर्ण स्पॉट है तो उन्हें डेवलप करना है। ठीक है, जिससे कि राज्य फिल्म निर्माण में क्या हो सके, वो महत्वपूर्ण रोल निभा सके वो स्थल। फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में आवश्यक अवस्थापन सुविधाओं को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं निजी निवेश के माध्यम से विकसित करना। उन स्थलों को क्या करना? वित्तीय संस्थाओं एवं निजी निवेश के माध्यम से विकसित करना है। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय युवाओं को फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में सम्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यानी जो भी यहाँ पे फिल्म निर्माण किए जाते हैं, फिल्म से संबंधित जो भी गतिविधि राज्य में होती है उन्हें प्रशिक्षण देना और साथ में रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध कराना, इस राज्य फिल्म नीति 2015 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, इसलिए आए दिन आज देखते होंगे बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड जो फिल्म नीति है उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। फिल्म के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातात्विक धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने के साथ साथ इनका प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित करना है। फिल्म नीति 2015 के तहत राज्य फिल्म विकास परिषद की स्थापना करना, साथ में फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति प्रक्रिया को एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से सुगम बनाना। तो ये महत्वपूर्ण है, फिल्म शूटिंग हेतु जो अनुमति की जो प्रक्रिया है वो एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से सुगम बनाना है। यानी एक ही जगह सब कुछ या एक ही जगह से सब कुछ क्या हो जाए, स्वीकृति हो जाए। इसी का महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों की शूटिंग के लिए पहले सरकार प्रति माह 15,000 रुपये और अन्य फिल्मों के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन शूटिंग शुल्क लिया जाएगा, ऐसा पहले था। लेकिन 2018 में इस नीति में संशोधन किया गया और इस नीति के माध्यम से अब शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। उत्तराखंड सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के लिए दोस्तों 30% और इससे बाहर जो अन्य फिल्में बनती है 25% तक का क्या दे सकती है, अनुदान दे सकती है। ठीक,
नई फिल्म नीति 2022 के रूप में प्रख्यातित किया गया है। यानी नई फिल्म नीति कब की है? 2022 की। जो प्रॉपर है उत्तराखंड फिल्म नीति जो है तो 2015 की है। जो नई फिल्म नीति है वो 2022 की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंत शिक्षुता नीति 2019। क्या है यह? ठीक, अंत शिक्षुता नीति का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को अल्प अवधि के लिए इंटर्न को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास परक नीति के संबंध में सर्वेक्षण, आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण, रिपोर्ट, नीति पत्रों आदि तैयार करने में सहयोग लिया जाएगा इंटर्नशिप युवाओं का। ठीक, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को दोस्तों विभागीय कार्यों एवं उनकी पॉलिसियाँ, कार्य प्रणाली का एक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा उन युवाओं को। साथ में प्रशिक्षुओं को तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन कौशल से सशक्त बनाना भी एक सरकार का मेन मोटो है। अंतःशिक्षुता के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने से पूर्व प्रशिक्षुओं का क्षमतावर्धन ज्ञान बढ़ाना है। मानव संसाधन का पेशेवर उपयोग हो। इसके बाद इसी का जो अंतःशिक्षुता नीति 2019 है, इसके अन्य फैक्ट। अंतःशिक्षुता के माध्यम से युवा विद्यार्थियों तथा सेवा प्रदाता के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करना भी इस नीति का मेन मकसद है। ठीक, तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ महत्वपूर्ण नीतियों पर हमने चर्चा किया। आप क्या करिए, इन नीतियों को अच्छे से सुनिए, फिर इन नीतियों पे क्या करिए, आप राइटिंग स्किल करने की कोशिश करिए जैसे मैंने बताया, और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इनके बारे में लिख सकते हैं। इनके बारे में बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करके आप लिखने की कोशिश करिएगा। समेकित बाल विकास सुरक्षा योजना के माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में 20 शब्दों में लिखिए। अगर पूछा जाएगा 50 शब्दों में लिखिए, क्या लिखेंगे आप? जब आप पीसीएस या लोअर पीसीएस में बैठोगे तो इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम अगले अंक में यहीं से आगे देखेंगे और चर्चा करेंगे युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा आइडिया चैलेंज जैसी योजनाएं ला रही है और नीतियां बनाई जा रही है। इस पे हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग टॉपिक हो, क्योंकि ये जो नीतियां हैं इसको समझना इतना आसान भी नहीं होता है। ठीक है, बाय बाय।